नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान वर्ष में। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का विकास। यह विषय न केवल परीक्षा के लिए बल्कि आपके साहित्यिक दृष्टिकोण को समझने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इस क्लास की पीडीएफ आप ज्ञान वर्ष के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ करके आप इस हमारे क्लास की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। उसके पहले बता दूं, इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा हिंदी भाषा के समृद्ध इतिहास और विकास की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा का वर्गीकरण। अगर हिंदी भाषा का वर्गीकरण देखें तो इसके आधार पे हिंदी भाषा का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो आकृतिमूलक, दूसरा क्या है, पारिवारिक वर्गीकरण। अगर आकृतिमूलक वर्गीकरण देखें तो इसका आधार क्या होता है, आधार और रचना तत्व और वाक्य पद रचना। ठीक है, आधार क्या होता है इसका, रचना तत्व होता है। रचना तत्व में क्या होता है, वाक्य होता है, पद रचना होती है। ठीक है, अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो रूपात्मक वर्गीकरण होता है, रचनात्मक वर्गीकरण होता है, व्याकरणिक वर्गीकरण भी कहते हैं, वाक्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं, पदात्मक वर्गीकरण कहते हैं, पदाश्रित वर्गीकरण कहते हैं। इन नामों से इसको जाना जाता है। और उल्लेख बिंदु की बात करें तो विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहले स्लेगल ने किया था। इसके दो भाग हैं, आयोगात्मक और योगात्मक भाषा। ठीक है, अब यहाँ पर पारिवारिक वर्गीकरण की अगर बात करें तो इसका आधार क्या होता है, रचना तत्व। रचना तत्व तो होता है, साथ में अर्थ तत्व या इतिहास भी शामिल होता है। ठीक है, इसके अगर अन्य नाम की बात करें तो वंशात्मक वर्गीकरण कहते हैं, वंशानुक्रम वर्गीकरण कहते हैं, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण के नाम से इसे जानते हैं। अगर उल्लेख बिंदु की बात करें तो इस वर्गीकरण में पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता को आधार बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो उल्लेख बिंदु है तो इसमें क्या होता है, पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता को आधार बनाया जाता है। अब अगर बात करें विश्व में भाषा परिवारों की संख्या, तो अगर विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। क्या मतभेद है कि भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट में भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है, 13 मानी है। ठीक है, किसने, भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। फ्रीडस म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। किसने, फ्रीडस म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी, 100 मानी है। लेकिन निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र क्या है, यूरेशिया हो गया, अफ्रीका भूखंड हो गया, प्रशांत महासागरीय भूखंड हो गया, अमेरिका भूखंड हो गया। अगर यूरेशिया यूरेशिया का मतलब क्या होता है, यूरोप और एशिया। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो भाषा परिवार कितने आते हैं, 10 भाषा परिवार आते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, भारोपी भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, काकेसी भाषा परिवार है, ब्रूसस्की भाषा परिवार है, उराल अल्ताई भाषा परिवार है, चीनी भाषा परिवार है, जापानी कोरियाई भाषा परिवार है, अत्युत्तरी हाई पसबोरी है, बास्क परिवार है और सामी हामी भाषा परिवार है। अब अगर अफ्रीका भूखंड की बात करें तो इसमें 3 भाषा परिवार आते हैं, एक सुदानी भाषा परिवार है, एक बंतू भाषा परिवार है, एक होते होत बुसामैनी भाषा परिवार है। ठीक है, अगर प्रशांत महासागरीय भूखंड की बात करें तो इसमें 4 भाषा परिवार आते हैं, मलय पोलिनेशियाई भाषा परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार।
अगर अमेरिकी भूखंड की बात करें तो अमेरिकी भूखंड में केवल एक भाषा परिवार आता है, अमेरिकी भाषा परिवार। यानी कि 10 इसमें, 10 यूरेशिया में आते हैं, 3 अफ्रीका और 4 प्रशांत महासागरीय और 1 अमेरिकी भूखंड को मिला करके टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल 18 भाषा परिवार हो जाते हैं। ठीक है, टोटल 18 भाषा परिवार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो निर्विवादित रूप से जो 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है वो ये 18 भाषा परिवार हैं। अब अगर बात करें भारोपी परिवार की, तो भारोपी परिवार के अन्य नाम क्या हैं? इंडो जर्मनिक परिवार, भारत हित्ती परिवार या आर्य परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारोपी परिवार को और किन नाम से जाना जाता है? इंडो जर्मनिक परिवार, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। ठीक है, अब अगर ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की का वर्गीकरण करें तो इसके अंतर्गत 10 भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? 10 भाषाएं आती हैं और इसमें 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार में 2 वर्ग और 10 भाषाएं आती हैं। एक को क्या कहते हैं? पहला है सतम वर्ग और दूसरा है केतुम वर्ग। सतम और केतुम वर्ग। सतम के अंतर्गत क्या आता है? भारत ईरानी, यानी कि आर्य भाषा, भारत ईरानी आर्य। इसमें आती है ईरानी, दरद और भारतीय। और ईरानी में क्या क्या आ जाएगा? फारसी आता है, पहलवी आएगी, ईरानी आएगी, पाश्तो आएगी, अवेस्ता आएगी, बलोची और पमीरी आती है। ये ईरानी के अंतर्गत आती है, भारत ईरानी में के अंतर्गत। अगर अब दूसरा देखें तो बाल्टो, स्लाविक महारूसी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक, बुल्गारी, पोली, सर्बो, क्रोती, स्लोवेनी। तीसरे नंबर पर बात करें तो आर्मीनी आती है। 5वें नंबर पर अल्बानी या इलीरियन आती है। ठीक है, ये क्या हो गई? ये सतम परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, अब अगर केतुम वर्ग की भाषा की बात करें तो इसमें आती है जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमी, बेल्जियम, आइसलैंडी, डेनी, नॉर्वेई, स्वीडी। और दूसरा क्या है? केल्टिक के अंतर्गत अगर बात करें तो आयरिश, स्कॉच गेलिक, वेल्स, ब्रिटन या ब्रेतो जिसको कहते हैं, कार्निश एक नहीं आती है। और तीसरे नंबर पर ग्रीक हेलेनिक आती है। चौथे नंबर तोखारी आती है। 5वें पर हिटाइट आती है। 6ठे नंबर पर इटालिक, रोमानी, इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमन। यानी कि 6ठे इटालिक रोमानी में क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 18 19 20 21। यानी कि केतुक के अंतर्गत लगभग 21 भाषाएं आती हैं। ठीक है, 10 भाषाओं में इसमें से कुछ बोलियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। अगर भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक भाषाएं। यानी कि प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। अगर प्राचीन आर्य भाषाओं की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 2 आती हैं। एक तो वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत की बात की जाए तो इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। और यहीं पर अगर लौकिक संस्कृत की बात की जाए तो ये 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका समय। अगर मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात की जाए तो इसमें आती हैं 3 भाषाएं आती हैं। एक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इन तीनों को समग्र रूप से प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को समग्र एक साथ प्राकृत भी कहा जाता है। और उसी प्राकृत के 3 रूप हैं, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश या अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट कहलाती है। ठीक है, अगर पाली की बात की जाए तो पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। और प्राकृत की बात की जाए तो प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है।
अपभ्रंश की अगर बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब उसके बाद अगर आधुनिक आर्य भाषाओं की बात की जाए, जिसके अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं आती हैं, इनका समय 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। यानी कि ये जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वो 1000 से लेकर के अब तक चलती आ रही हैं। ठीक है। अब अगर प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में अगर थोड़ी विस्तृत चर्चा की जाए तो जैसे इसमें वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत, अगर वैदिक संस्कृत के बारे में बात की जाए तो वैदिक संस्कृत को वैदिकी छांदस प्राचीन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस वैदिक संस्कृत में क्या क्या, वैदिक संस्कृत में वेद, वेदांग तथा आरण्य लिखे गए। वैदिक भाषा में 52 ध्वनियाँ थी, जिसमें से 13 स्वर और 49 व्यंजन हुआ करते थे। ठीक है। इसमें 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता है। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। यानी कि वैसे कितना है, 13 है, लेकिन डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है, 14 मानी है। ठीक है। और अब अगर लौकिक संस्कृत की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। ठीक है। किस पर, पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। उस समय की प्रामाणिक भाषा पश्चिमोत्तरी बोली मानी जाती थी। प्रामाणिक भाषा क्या थी, पश्चिमोत्तरी। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है। वैदिक संस्कृत में ए, आई, ओ, औ संयुक्त स्वर थे। ठीक है। ये क्या थे, संयुक्त स्वर थे। लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए। यानी कि वैदिक संस्कृत में ए, आई, ओ, औ ये स्वर थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में आय हट करके ए हो गया, औ हट करके ओ हो गया। ठीक है। केवल ओ रह गया, मूल स्वर रह गए, जबकि ए, औ का उच्चारण आई क्या होने लगा, आई और औ हो गया। इससे संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर ए और शेष बचे। वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक था। संस्कृत में यह अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में विभाजित हो गया। भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। इसका लौकिक भाषा का, ठीक है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरण रूप है। अष्टाध्यायी किसका व्याकरण है, लौकिक भाषा का व्याकरण है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियों का, ल, जिह्वामूली और उपध्यानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई। विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। अगर मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में बात की जाए तो मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली भाषा कौन सी थी, पाल। पाल क्या थी, मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। पाल क्या है, मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है, जिसे पल्ली या पाल शब्द की, पल्ल से, ये जो पाल शब्द है, पल्ल से पाल शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। पल्ली का अर्थ है ग्राम। पल्ली का अर्थ क्या होता है, ग्राम होता है। इस प्रकार पाली का अर्थ हो गया ग्रामीण भाषा। ठीक है। इस प्रकार पाली का अर्थ क्या हो गया, ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वज्जन पाल को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं। पाल एक शब्द, एक संबंध पंक्ति से माना गया है। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी क्या कहा गया है, पाली कहा गया है। यानी कि बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी
पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? पा रखतीति बुद्ध वचन इति पाली, यानी कि अर्थात जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई है वही पाली। ठीक है, जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई है वही क्या है? पाली है। ठीक है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्ध घोष 5वीं सदी में किया था। आचार्य बुद्ध घोष ने 5वीं सदी में किया था। ठीक है। माना जाता है कि पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ, किंतु कच्चायन और भोगलान नामक दो पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया। यानी कि भाषा के अर्थ में उपयोग किसने किया? भोगलान और कच्चायन ने। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित 3 ग्रंथ जो हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित 3 ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं। इसमें से कौन से? सबसे पहले सुत्त पिटक है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जिसमें क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: कुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। ये 5 निकाय आते हैं। दूसरा क्या है? विनय पिटक है। विनय पिटक यानी कि संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग और पचित्ती और पराजिक और क्या है? परिवार। ये इसके अंतर्गत ग्रंथ आते हैं। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है? धर्मों का विशद यानी कि बहुत बड़ा और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? पाली थी। ठीक है। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? पाली थी। अब मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था अगर देखें, प्राकृत है। तो प्राकृत के बारे में बात करें तो मोटे तौर पर प्राकृत का समय क्या माना जाता है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। प्राकृत के विकास की अवस्था को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांट कर देखा है। यानी किसने? किशोरीदास वाजपेयी ने इसको व्याकरण 3 चरणों में बांट कर देखा है। सबसे पहले क्या? प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत क्या है? प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नम्र साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है प्राक पूर्वकृत प्राकृत। इंपॉर्टेंट है, नम्र साधु का है कि प्राक पूर्वकृत प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। अगर द्वितीय प्राकृत की बात की जाए तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी है। हेमचंद ने लिखा है प्राकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगत व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह क्या है? प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? कि साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। अब तृतीय प्राकृत की बात की जाए तो प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। यानी कि प्राकृत की तृतीय अवस्था जो है उसे ही कुछ विद्वान क्या बोलते हैं? जो अपभ्रंश है उसे कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं।
सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया है जो ईसवी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्य भाषा के रूप में प्रचलित रही। यानी कि 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक जो भाषा प्रचलित रही उसे ही क्या वो क्या हो गई, वो प्राकृत के नाम से रूढ़ हो गई। ठीक है, अगर इसके बारे में निष्कर्ष की बात की जाए तो प्राकृत की प्रथम अवस्था क्या होगी, पाली हो जाएगी। प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत होगी और प्राकृत की तृतीय अवस्था अपभ्रंश होगी, जो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, प्राकृत की विशेषताएं क्या है, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं, जैसे प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। जो बातें पाली से अलग हैं वे इस प्रकार हैं। विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त उकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तित होने लगे। उदाहरण के लिए जैसे बीरा बीरो हो गया, प्रश्न पहड़ो हो गया, देवा देवो हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें और पाली में या व्यंजन, पाली में या व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्रायः या समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा, जा प्रयुक्त होने लगा। उदाहरण के लिए जैसे यश को क्या कहने लगे, जस, यह को जो कहने लगे। ठीक है, अब पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वितीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। ठीक है, यानी पाली में संस्कृत के जो संयुक्त स्वर व्यंजन होते थे उनको सरल बनाने के लिए द्वितीकरण का मतलब क्या होता है, 2 अक्षर प्रयोग करना, एक आधा एक पूरा, जैसे कक्क ए वाला जो है, यह द्वितीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। प्राकृत में पहली बार इसे अगले चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूरक दीर्घाकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत द्वितीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन बचा रहता है, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। उदाहरण के लिए जैसे मृत्यु को मिच्चू, मीच जिभ्या फिर जीभ हो गया। ठीक है, मृत्यु मिच्चू फिर मीच हुआ। ठीक है, जैसे मृत्यु का क्या हुआ, मृत्यु मिच्चू मीच हुआ, और जिभ्या का जिह्वा और जीभ हो। ठीक है, आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत को कठोर भाषा किसने कहा है। ठीक है, या पूछ लेगा कि प्राकृत को मीठी भाषा किसने कहा है, या कहो तो पूरा ही सेंटेंस उठा के दे दे और यहाँ से प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा किसने कहा, ऐसे पूछ ले। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, क्षतिपूरक दीर्घीकरण संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्राकृत का योगदान यह है कि उसी स्थिति से यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी। अब व्याकरण संरचना संबंधी विशेषताएं क्या है। प्राकृत में उपसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में कये को कये, केरक तथा मध्य परसर्ग दिखते हैं, जो आगे चलकर का, के, की और में के रूप में विकसित हुए। ये इंपॉर्टेंट है। हेमचंद को प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा प्रकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हेमचंद को प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है। अब मध्यकालीन आर्य भाषा की तृतीय अवस्था, जिसे क्या बोलते हैं, अपभ्रंश कहते हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो अपभ्रंश क्या है, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से होने लगता है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अबीर की भाषा, अभिरोक्त आदि नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश तत्सम शब्द है। अपभ्रंश कैसा शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश कैसा शब्द है,
तत्सम शब्द है। इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द भी कैसा है? तत्सम शब्द है। ठीक है। अपभ्रंश में 8 स्वर हैं जो 2 भागों में ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित है। ठीक है। ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व में कौन कौन आते हैं? आ ई उ ए ओ। और दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? आ ई उ शब्द आते हैं। वाक्य पदीयम में भर्तृहरि ने बताया है कि सर्वप्रथम ब्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। ब्याड का ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह जो अनुपलब्ध है। ठीक है। भर्तृहरि ने बताया कि जो ब्याड हैं इन्होंने लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में इस प्रकार की बात की है, लेकिन जो क्या है ये अनुपलब्ध है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ हुआ है तो पतंजलि के महाभाष्य में हुआ है। ठीक है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। अपभ्रंश का प्रयोग किसके रूप में किया है? अपशब्द के पर्यायवाची के रूप। समानार्थक क्या मतलब होता है? पर्यायवाची या उसके समान रूप में किया है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? हेमचंद ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद ने किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड जो 6ठी शताब्दी में थे ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। यानी उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का या अपभ्रंश शब्द या भाषा के अपभ्रंश शब्द का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? चंड। 6ठी शताब्दी में चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। और अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए तो अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय थे उन्होंने उनके शिलालेख में ऐसा पाया गया है कि वे बताते हैं कि उनके जो पिताजी थे, पिता गुहसेन थे, वो विक्रम संवत 650 से पहले जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि थे। कौन थे? जो ये धारसेन द्वितीय था, इसके पिता गुहसेन। ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर बात किया जाए विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी कि कौन विद्वान अपभ्रंश को क्या कहता है, ठीक है, क्या नाम दिया है, इस पर अगर बात करें तो आचार्य दंडी अपभ्रंश को क्या कहते हैं? अभीरों की भाषा या आभीर बोलते हैं। ठीक है। अगर भरत मुनि की बात की जाए तो ये अभिरोक्त कहते हैं। ये अपभ्रंश के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? अभिरोक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। वाग्भट और हेमचंद अपभ्रंश के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? ग्राम भाषा का प्रयोग करते हैं। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों तथा गुर्जरों से माना है। कीथ जो थे उन्होंने अपभ्रंश का संबंध किससे माना है? अभीरों तथा गुर्जरों से माना है। ठीक है। और इधर क्या? ग्रियर्सन, पिसेल, भंडारकर, चटर्जी, बुलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, याकोबी, ज्यू, लबलाक, अल्सडार्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। ठीक है। यानी देश भाषा, अपभ्रंश को देश भाषा मानने वाले और ना मानने वाले विद्वान हैं। तो मानने वालों में कौन है? ग्रियर्सन है, पिसेल है, भंडारकर है, चटर्जी हैं, बुलनर हैं। ये इन्होंने क्या किया है? ये अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, याकोब, ज्यूल ब्लॉक, अल्सडार्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। अब अगर अपभ्रंश भाषा के लिए देखा जाए तो क्या है? अपभ्रंश भाषा जो है के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। ठीक है।
रुद्रक ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है उसमें अपभ्रंश भी शामिल है। ठीक है। दामोदर पंडित ने उक्त व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। ठीक है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत्त कहा है। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्य देशी या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना गया है। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। अपभ्रंश के भेदों के बारे में विवाद की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलती है, यानी कि अपभ्रंश के कितने भेद हैं, इस आधार पर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं, विवाद रहता है। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे इधर क्या है, विद्वान हैं, ये उनकी पुस्तकें हैं और ये अपभ्रंश के भेद हैं। जैसे नम साधु जो हैं, इनका पुस्तक तो नहीं कोई नहीं देगी, लेकिन इन्होंने अपभ्रंशों के भेद क्या माने हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम। इन्होंने 3 भेद माने हैं अपभ्रंश के, उपनागर, आभीर और ग्राम। और मार्कंडेय की बात की जाए, इनकी पुस्तक है प्राकृत सर्वस्व। इन्होंने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, नागर, उपनागर और ब्राचण। और याकोब की बात की जाए तो इनकी पुस्तक क्या है, सनत कुमार चरयू की भूमिका। इन्होंने अपभ्रंश के 4 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, यानी कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है। ये किसकी है, याकोब यानी कि चारों तरफ देखना। ठीक है। तगारे, तागरे, यानी तगारे का मतलब क्या है, ताकिए। ठीक है। तो अगर तगारे का जो पुस्तक है क्या है, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, तो तगारे ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं, 3 माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इन्होंने उत्तरी नहीं माना है। ठीक है, इन्होंने उत्तरी नहीं माना है। और नामवर सिंह की बात की जाए तो इन्होंने सिर्फ 2 भेद माने हैं, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है। आगे देखते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर नामवर सिंह जो हैं वे दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं। इसलिए उन्होंने अपभ्रंश के सिर्फ 2 भेद बताए हैं। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, 63 महापुरुष गुणालंकार है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। अगर अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य की बात की जाए तो धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा है। ठीक है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक कौन है, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। यानी कि अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब से कब तक कहा है, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार 7वीं सदी से 11वीं सदी तक। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद को कहा जाता है। ठीक है। राम शर्मा और मार्कंडेय ने प्राच्य को अपभ्रंश के भेद के रूप में माना है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इसके अनुसार 6 से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। धीरेन्द्र वर्मा ने यह भी माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। इस दृष्टि से वे अपभ्रंशों की 5 स्थिति स्वीकारते हैं। अपभ्रंशों की 5 स्थिति कौन स्वीकारता है, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश क्या है, उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अवधि में लिख लिख, बैठ बैठ, काल काल आदि रूप अपभ्रंश से ग्रहित हैं, यानी कि ग्रहण किए गए हैं। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी,
उपभाषा का विकास हुआ है। हस को दरद नाम से भी जाना जाता है। कोंकणी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद क्या है? दोहा। अगर अपभ्रंश का सबसे प्रिय छंद की बात की जाए तो कौन सा है? दोहा होता है। ठीक है। अपभ्रंश और आहट से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और व्यंग व चित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिली है। ये तो बात हो गई अपभ्रंश के बारे में। अब अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, जिसे अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी जिसे कहा जाता है, वो क्या है? अवहट्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अवहट्ट भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा है। माना कब तक जाता है? 900 से 11वीं शताब्दी तक, 11वीं ईस्वी तक। लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक इसका प्रयोग पाया गया है। ठीक है। साहित्य अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा है। यानी साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कथन है डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी का। ठीक है। ये किसका है? सुनील कुमार चटर्जी जी का कथन है। इन्होंने कहा अवहट्ट अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर में मिलता है। ठीक है। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। तो अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है, जिसको लिखा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने। ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।